ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहां भी हम वही बात करेंगे कि यहां पर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उस ऑर्गन को बोलते हैं जिसका फंक्शन क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन करना। फीमेल के अंदर गैमेट कौन होता है भाई, ओवम, ओवा, या फिर जब ओवरी से रिलीज होता है तो एक्चुअली वो ओवा नहीं होता, ओवम नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्लियर है क्या? आगे मैं इसी चैप्टर में बताऊंगा जब आपको ओवेरियन साइकिल के बारे में डिस्कस करूंगा, ओवरी के अंदर क्या क्या साइक्लिकल इवेंट चलता है, उस वक्त आपको बताऊंगा कि फीमेल के अंदर जब ओवरी से फीमेल गैमेट रिलीज होता है, एक्चुअली वो वेल डेवलप्ड अभी भी नहीं होता है, और उस अंडर डेवलप्ड या फिर पार्शियली डेवलप्ड फीमेल गैमेट को हम लोग नाम क्या देते हैं, सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte फर्दर आगे कहीं जाता है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन होने ही वाला होता है, यानी जब स्पर्म का एंट्री होता है, तब जाकर के ओवम का फॉर्मेशन होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा, फिलहाल अपन मान के चलते हैं कि फीमेल के अंदर जो गैमेट्स है, फीमेल गैमेट है, उसे सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक के लिए ओवम, और अगर बहुत सारा होगा प्लूरल वर्ड क्या होगा, ओवा। क्लियर है? अब ओवा फॉर्मिंग ऑर्गन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द केस ऑफ फीमेल, और वो ऑर्गन कौन होगा, ओवरी। और याद होगा मैंने आपसे बोला था कि ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ ओवरी, है ना। यहां पर आपको डायग्राम में क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, एक स्ट्रक्चर यहां पर है और एक स्ट्रक्चर यहां पर है। ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर है, ये दोनों कुछ और नहीं बल्कि ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहे मेल का हो या फिर फीमेल का हो, हमेशा ये किस कंडीशन में होगा, पेयर्ड कंडीशन में ही होगा, हमेशा जोड़े के भाव से प्रेजेंट होगा। मेल के अंदर भी याद करो ना, टेस्टिस कितना था, नॉर्मल कंडीशन में 2 था। फीमेल के अंदर भी आज अगर बात कर रहे हैं तो फीमेल के अंदर भी नॉर्मल कंडीशन में हमेशा ओवरी कितना होता है, 2 ही होता है। लेकिन सर क्या एबनॉर्मलिटीज भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि दोनों के दोनों ओवरी काम करना बंद कर दे, हो सकता है दोनों के दोनों इनएक्टिव कंडीशन में आ जाए, हो सकता है 2 में से एक ही प्रोड्यूस हो। जैसे एक बहुत बड़ी एग्जांपल लेते हैं बर्ड्स का, एवियन एप्स। बर्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लाइट एडेप्टेशन, उड़ने की बातें करते हैं। अब भाई उड़ने के लिए ऑब्वियस सी बात है बॉडी वेट हमेशा क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। दैट इज वाई उस बॉडी वेट को लाइट बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए एप्स के अंदर 2 ओवरी प्रेजेंट नहीं होता। जो फीमेल उनकी है उनमें 2 ओवरी प्रेजेंट नहीं होता, उनमें सिर्फ एक ही ओवरी प्रेजेंट होता है। पता है कि एक ओवरी भी ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है। दैट इज वाई नेचर ने वहां पर 2 के बजाय 1 ओवरी बनाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनका बॉडी वेट कम रहे, लाइट रहे, और वो फ्लाइट एडेप्टेशन में फुलफिल मदद कर सके, हेल्प कर सके। यहां पर आप डायग्राम में देखो तो 2 ओवरी क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, जिनका मेन काम क्या होगा, ओवा का प्रोडक्शन करना, और इन्हें हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद आप ध्यान से देखो, उक जानते हो क्या, फनल हिंदी में बोलते हैं कुप्पी, है ना, वो तेल वगैरह का करने का, कुछ ऐसा होता है। इसका ऊपर एंड तो फ्लैट होता है, चौड़ा होता है, और नीचे वाला एंड कुछ इस तरीके से होता है। आप देखे होगे, आप ध्यान से देखो ना, यहां पर भी एक स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। यहां पर तो फ्लैट है, और जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है वैसे वैसे पतला होता जा रहा है। दिखाई दे रहा है क्या? ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, फनल शेप्ड, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फनल, ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, या फिर क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। नाम सुने होंगे। यानी ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर कुछ और नहीं बल्कि फैलोपियन ट्यूब है, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर अलग अलग 3 रीजन होता है, 3 एक साइड की बातें करते हैं। जैसे ये ओवरी है, ओवरी से जैसी ओवा निकला, एक्चुअल में ध्यान रहे ओवा नहीं निकलता है, क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte। आगे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अपन क्योंकि 10th पास करके आए हैं और अपने को वही पढ़ाया गया आज तक कि फीमेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे ओवरी बोलते हैं, ओवरी फीमेल गैमेट रिलीज करती है, और फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवा, है ना। इसलिए फिलहाल गलत नहीं है, लेकिन चूंकि अब 12th के बच्चे हो चुके हैं हम लोग, है ना, आगे चल करके बोर्ड देने जा रहे हैं, नीट देने जा रहे हैं, तो वहां पर क्वेश्चन एग्जैक्ट लेवल पर आएगा। ध्यान रखना है, ओवरी से जो रिलीज होता है वो ओवा नहीं होता है, फीमेल गैमेट जरूर बोल सकते हैं लेकिन ओवा नहीं होता है, वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। ये सब आगे डिस्कस अपन करेंगे। अब जैसी सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, रिलीज होते ही ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ, चल बेटा आजा, बेटा नहीं बेटी, चल बेटी आजा।
आजा, यानी ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। और फिम्ब्री के पास ये जो चौड़ा सा स्ट्रक्चर है, वाइड स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम क्या देते हैं, इनफंडिबुलम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। यानी इनफंडिबुलम वह स्ट्रक्चर है जो फैलोपियन ट्यूब का सबसे पहला पार्ट है जहां पर फीमेल गैमेट आता होगा। ठीक है, इनफंडिबुलम के बाद आगे जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं एम्पुला, और सबसे जो इसका आखिरी स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग बोलते हैं इस्थमस। यानी 3 स्ट्रक्चर है, 3 रीजन है फैलोपियन ट्यूब का। एक रीजन को अपन क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम, दूसरे रीजन को क्या बोल रहे हैं, एम्पुला, और तीसरे रीजन को अपन क्या बोल रहे हैं, इस्थमस। अगली बात जरा ध्यान से सुन लेना, इनफंडिबुलम के टिप पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिम्ब्री, एंड फिम्ब्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम। सिर्फ फिम्ब्री का काम क्या है कि गैमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, खींच लेना। आजा एक करंट फ्लो, एक करंट तैयार करना, जैसे पानी में बहता हुआ करंट होता है ना, वाटर करंट जिसे बोलते हैं, उस डायरेक्शन में कोई भी चीज छोड़ दो ऑटोमेटिक, जैसे हम लोग विसर्जन करते हैं कोई चीज, है ना, जैसे नारियल वगैरह का दान करते हैं ना, तो नारियल ऑटोमेटिक उस वाटर करंट में फ्लो करने लगता है। वैसे ये फिम्ब्री क्या करता है, एक तरीके से करंट तैयार करता है, जिस करंट में ऑटोमेटिक गैमेट इसकी तरफ खींचा चला आता है। क्लियर है मेरी बात? ये जो इनफंडिबुलम है, ये जो एम्पुला है, ये जो इस्थमस है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब, इस फैलोपियन ट्यूब में भी न्यूमरस सिलिया प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करता है, हमें पता है कि सिलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करवाता है और किसी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ना। ये जब इसके अंदर ओवम इंटर करेगा तो ओवम को आगे ले जाना है, आगे ले जाने के लिए भी सिलिया कहीं ना कहीं यहां पर मदद करता है। इसके बाद 2 स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अभी बात किया, एक ओवरी और दूसरा फैलोपियन ट्यूब। तीसरा जो स्ट्रक्चर मैंने बात करने जा रहा हूं, ये जो बीच में बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूट्रस। यूट्रस, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूट्रस। और यूट्रस के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइना। और वेजाइना और यूट्रस के बीच में यहां पर एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, इस रीजन में एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, जिस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स। यानी अगर मैं फीमेल की बात करूं, कॉमनली बात करूं, कुछ ग्लैंड को भी फिलहाल हटा करके मैं बात करूं, तो फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या होगा, अ पेयर ऑफ ओवरी। और उसके अलावा जो भी ऑर्गन होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन, तो पहला फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। इसके अलावा कुछ ग्लैंड भी रहते हैं, इसके अलावा कुछ ग्लैंड भी रहते हैं, आगे अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज और मैंने आपको बताया था, कल या परसों बात हुआ है, कहीं ना कहीं पहले बात हुआ है कि ब्रेस्ट सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग किसे बोलते हैं, जो गैमेट के पैसेज वे में हेल्प करता है, जहां जहां से गैमेट ट्रेवल कर सकता है। नॉर्मल कंडीशन में जरा समझो ना कि नॉर्मली जो गैमेट बना, जब मान के चलो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली चलते रहता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है कि भैया ये जो ओवरी था, ओवरी ने गैमेट प्रोड्यूस किया, गैमेट कहां एंटर किया, इस फैलोपियन ट्यूब में एंटर किया, इनफंडिबुलम से होते हुए, एम्पुला से होते हुए कहां गया, इस्थमस, और इस यहां तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ये जो एरिया में डिनोट कर रहा हूं, जिस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला, यहां तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है। यानी एम्पुला और ये जो इस्थमस है, इन दोनों का जो जंक्शन है, इस जंक्शन तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है, उसके बियॉन्ड ऑफ फर्टिलाइजेशन कभी भी नहीं होता है। ये जब गैमेट बना, गैमेट बनने के बाद इस एम्पुला वाले रीजन में 2 से 3 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 दिन, लेकिन बोला जाता है 2 दिन, 2 दिन फीमेल गैमेट इंतजार करती है, किसका, मेल गैमेट का, कि आ बैल मुझे मार, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए इंतजार करती है। लेकिन अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, टीनेज कंडीशन में जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि मेल गैमेट हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं हो रहा है, इंसेमिनेशन नहीं हो रहा है, उसके कारण होगा क्या, ये फीमेल गैमेट इंतजार कर रही थी, यहां पर मेल गैमेट आया नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, अब फीमेल गैमेट इंतजार करते आगे बढ़ता है, आगे बढ़ा, अब कहां इंटर कर गया, यूट्रस के अंदर। अब एक कभी भी फर्टिलाइज नहीं करने जा रही है, लेकिन ये जो यूट्रस था, यूट्रस का जो इनर वाल है, ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, अपने आप को पूरी तरीके से ग्रो करवा देता है। इस वाल को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अभी और बहुत डिटेल में जाऊंगा,
इस वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वॉल अपने आप को ग्रो करवा चुका था, प्रोलिफरेट करवा चुका था, रेडी था कि भैया उधर से एम्ब्रियो आएगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। हर बार ही उम्मीद यही रहता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में लगभग 32 सेल का ब्लास्टोसिस्ट बन चुका होता है, और इस यूट्रस को उम्मीद यही रहता है कि उधर से आएगा, इम्प्लांटेशन होगा, प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा और फर्दर हम नए बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, तो ये जो उधर से ओवा आया, फीमेल गैमेट आया, और रिग्रेस्ड फॉर्म में आया, सिकुड़ा हुआ आया, मरने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है। तो इसके जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम वॉल है, देखता है यार मैं तेरे लिए इंतजार कर रही थी और तू ही सुसाइड करने जा रहे हो, तो मैं क्या करूंगा? तो ये एंडोमेट्रियम वॉल भी अपने आप को तोड़ देता है, ब्रेक ऑफ, शेड ऑफ, तोड़ना शुरू कर देता है। यहां पर जितने सारे नए सेल्स बने हैं, और यार सेल्स टूटेगा तो ब्लड तो निकलेगा ना, दैट इज वाई यहां से ब्लीडिंग होता है, और उसी ब्लीड को हम लोग, उसी फेनोमेनन को क्या बोल देते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी ध्यान रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। क्लियर है? इस सारे फेनोमेनन के बारे में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये वाला डायग्राम मैंने आपको समझाया। ये जो डायग्राम नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ये साइड व्यू है ना? साइड व्यू में भी आपको समझ में आएगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वजाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा है? यूट्रस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये छोटा सा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवरी को, और यहां से थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्या बोल सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब। आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जरा इनके ऊपर बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर से बातें क्या कर रहे हैं? एक ऑर्गन जिसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, क्या? पेयर्ड ओवरीज। यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेयर्ड ओवरी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अलावा जितने सारे हैं इन सबको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, 2 डिग्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है मेरी बात? अब पेयर्ड ओवरी यानी दो, एक लेफ्ट और एक राइट। अगली बात जरा और ध्यान से सुन लेना कि जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, यानी उससे पहले क्या हुआ होगा? गैमेट का फॉर्मेशन। ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर इस मंथ, मतलब मान के चलो कि जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में अगर जो फीमेल के बॉडी से ओवा बना, ओवा रिलीज हुआ, अगर वो राइट ओवरी से हुआ होगा तो फरवरी में अगले महीने लेफ्ट ओवरी से होगा। अगर अगले महीने लेफ्ट ओवरी से होगा तो उसके अगले मार्च में कब होगा? राइट ओवरी से। यानी ये अल्टरनेट फैशन में काम करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि नॉर्मली एक ही ओवरी काम करते जाता है और दूसरा आराम कर रहा है। बेटा तुम तो हो काम करने के लिए, मैं आराम करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों में भी बड़ा बढ़िया कोऑर्डिनेशन होता है कि एक बारी तुम प्रोड्यूस करोगे तो अगले मंथ मैं प्रोड्यूस करूंगा। कई बच्चे पूछते हैं कि सर अगर बाय द वे एक ओवरी खराब हो गया, फंक्शनलेस हो गया, कैंसरस हो गया, एबनॉर्मल हो गया, तो क्या करेगा? फिर दूसरा अपना नॉर्मल काम करना शुरू कर देगा। हो सकता है कि जो दूसरा है वो हर महीने भी प्रोड्यूस करे, और नहीं तो नॉर्मली अल्टरनेट मंथ तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो एक्सेसरी डक्ट है, मैंने आपको बता दिया था, जिन्हें हम लोग कॉमनली सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कैटेगरी में रखते हैं। क्या क्या? तो आप देख सकते हो ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब का टोटल नंबर कितना होगा? 2। दोनों ओवरी से एक एक अटैच्ड होगा और जाकर के अटैच कहां करता है? यूट्रस के बॉडी में। यूट्रस इसका नंबर कितना? 1। वेजाइना इसका नंबर कितना? 1। ध्यान रहे इन दोनों के बीच में एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या नाम दिए? सर्विक्स। और यहां पर कैनाल बनाता है सर्विक्स, इसलिए इसे बोलते भी क्या है? सर्वाइकल कैनाल। सुने होगे ये सब बातें, घर में होता है, सुनते होगे कहीं ना कहीं, आप कभी ना कभी सुने भी होगे, नहीं तो आगे भी सुन सकते हो कि जब बेबी का डिलीवरी होने वाला होता है, जस्ट बिफोर दैट, है ना, जिस दिन डिलीवरी होने वाला होता है, तो अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में बातें चलता है, और अगर घर में है तो घर में, कि अभी माउथ नहीं खुला है, अभी मुंह नहीं खुला है। और मुंह नहीं खुलने का मतलब कुछ और नहीं, बल्कि सर्विक्स अभी पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हुआ है। सर्विक्स चूंकि बोनी स्ट्रक्चर है, वो रिलैक्स होगा तभी तो बेबी पुल आउट हो पाएगा, तभी तो बाहर निकल पाएगा। दैट इज वही रीजन होता है। इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बातें करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर, मेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में मैंने पेनिस की बातें किया था, और वहां पर जो सराउंडिंग ऑर्गन है, जैसे प्यूबिक हेयर्स की बातें करें, यहां पर भी एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हम क्या क्या बातें करेंगे? मॉन्स पिविस, फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर एक्सेस
अच्छा खासा हेयर ग्रोथ होता है। सेकंड है वेस्टिब्यूल, इसके बारे में बातें करेंगे। थर्ड है हाइमेन, इसके बारे में बात करेंगे। और हाइमेन के बारे में थोड़ा सा एक जो मिसकॉन्सेप्शंस बोलो, मिथ्या बोलो, मिथ बोलो, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ट्रू वर्जिनिटी हम पहचानते किससे, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमेन। ऐसा कुछ भी नहीं है, हाइमेन कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं बता सकता है कोई भी कि अगर हाइमेन प्रेजेंट है तो फीमेल वर्जिन है और अगर हाइमेन एब्सेंट है तो फीमेल वर्जिन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये बातें असत्य है ना। इसके बारे में बातें करेंगे। और एक जैसे मेल के अंदर पेनिस होता है वैसे फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस होता है। बस स्ट्रक्चरली डिफरेंस इतना सा होता है कि लेंथ वाइज डिफरेंस होता है। क्लाइटोरिस का लेंथ बहुत छोटा होता है लेकिन पेनिस का लेंथ बड़ा होता है, बस डिफरेंस इतना सा होता है, लेकिन बाकी सब सिमिलरिटी। जैसे पेनिस के अंदर इरेक्शन मैकेनिज्म होता है, कल मैंने आपको समझाया था इरेक्शन मैकेनिज्म का प्रॉपर्टी, वैसे ही फीमेल के अंदर भी ड्यूरिंग सेक्सुअल प्लेजर या सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पर एक क्लाइटोरिस पूरी तरीके से इरेक्ट हो जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। चैप्टर में सबसे पहले अपन ओवरी की बात करेंगे। ओवरी जो पेयर्ड कंडीशन में होता है। आप यहां पर क्लियर कट देखो, इस डायग्राम में आपको क्लियर कट समझ में भी आएगा कि ये जो ओवरी है यहां पर प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? अरे बोलना भी भाई, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, इसके ठीक ऊपर क्या प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब दिखाई दे रहा है। ये फैलोपियन ट्यूब हो गया हमारा। और यहां पर आपको क्लियर कट फिम्बरी दिखाई दे रहा होगा, पिछले वाले डायग्राम में नहीं दिखाई दिया था, लेकिन यहां पर क्लियर कट आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन छोटे छोटे दिखाई दे रहा होगा, लीफ लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा होगा। याद रखना है, आप ध्यान से देखो और ध्यान रखना है कि ये जो ओवरी है इस रीजन में एक फ्लैट लिगामेंट मस्कुलर लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है। आप ध्यान से देखो तो आपको एक फ्लैट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या? वहां नहीं दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में देखो। ये हमारा ओवरी है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ये लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है, एक मस्कुलर लिगामेंट है। अब तो दिखाई दे रहा होगा, क्लियर है? आगे बातें करते हैं। दे रखा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस ओवा यानी फीमेल गैमेट एंड स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन। जनरली हार्मोन मेन एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या, एस्ट्रोजन, जो फीमेल के अंदर फीमेल सेक्सुअलिटी डेवलप करता है। लेकिन ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन के अंदर, प्रोजेस्टेरॉन फीमेल के अंदर भी मेन हार्मोन है, लेकिन कब? ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और आपको बता दूं, पूरे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला जो हार्मोन होता है ना, वो कोई और नहीं बल्कि प्रोजेस्टेरॉन। और याद भी कुछ इसी तरीके से रखना है, पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, नहीं तो भूल जाओगे। एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, नीट के अंदर भी बनता है कि प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है, कौन होता है तो बताएंगे आगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं उसको, है ना। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि विच हार्मोन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन या प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, तो हमें ध्यान रखना है प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन फीमेल के अंदर ये जो फीमेल सेक्सुअलिटी है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग टीनेज, टीनेज में जब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो कौन करवाता है, एस्ट्रोजन। लड़कियों का जो वॉइस, आवाज जो मधुर होता है, वो किसके कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन। लड़कियों के जो हेड के ऊपर हेयर का थिक ग्रोथ, अच्छा खासा हेयर का ग्रोथ होता है, वो कौन करवाता है, एस्ट्रोजन। लड़कियों के अंदर दाढ़ी मूछ नहीं आता, चेस्ट के हेयर नहीं आते, एब्डोमिनल हेयर नहीं आता, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन। ये कंट्रोल करता है ये एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर्स। लेकिन हाँ, आर्मपिट के अंदर तो हेयर है, प्यूबिक रीजन के अंदर हेयर है, ये कौन करवाता है, एस्ट्रोजन। यानी कुल मिलाकर के फीमेल के अंदर जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवा रहा है, जो भी फीमेल के अंदर फीमेल सेक्सुअलिटी डेवलप करवा रहा है, वो करवाने वाला कौन है, एस्ट्रोजन। मेल में कौन था, तो आपको याद होगा टेस्टोस्टेरोन की हमने बात किया था। यानी मेल के अंदर जो आवाज में भारीपना की बातें करते हैं, हट्टा कट्टा मस्कुलेचर की बातें करते हैं, शरीर देखो यार लड़कों का, लड़कियों का बड़ा रूमी सा स्ट्रक्चर होता है, रूमी यानी बॉडी का एक अट्रैक्टिवनेस जो बनता है, उसकी बातें करते हैं। ये सब कौन करवाता है, एस्ट्रोजन की बातें कर रहे हैं। देखिए ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी ओवरी का लेंथ कितना है, 2 से 4 सेंटीमीटर है। दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड है, लोअर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है, बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड कनेक्टेड टू द, ध्यान से सुनना, पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द हेल्प ऑफ ए लिगामेंट। जो आपको डायग्राम में यहां क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि ओवरी कैसे लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होता है। एक क्वेश्चन पूछूं क्या, एक स्ट्रक्चर होता है टेंडन और एक स्ट्रक्चर होता है लिगामेंट। पैर में मोच सुने हो,
पैर में खेलते खेलते मोच हो गया, ऐसे मुड़ गया, पैर में मोच हो गया। खास करके क्रिकेट वगैरह जब जहाँ ज़्यादा, हर गेम में हालांकि दौड़ भाग होता ही है, लेकिन कई गेम में कम दौड़ भाग होता है, कई में ज़्यादा होता है ना। क्रिकेट में बाउंड्री के पास फील्डिंग करो तो ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, इसलिए अपन विकेट कीपर बनते हैं। बॉल छूट गया तो पीछे वाला जाना है ना। फुटबॉल अपन खेलते नहीं है, अपन खुद ही फुटबॉल की तरह है। टेंडन क्या करता है, तो ध्यान से सुनना। टेंडन ऐसा स्ट्रक्चर है जो बोन और मसल को कनेक्ट करता है। क्लियर है? बोन और मसल को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टेंडन। लिगामेंट ऐसा स्ट्रक्चर है जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। कई बार सुने होगे ना, बोन स्लिप कर गया है, ये भाषा सुने होगे कि यार दो जंक्शन है, जंक्शन के बीच में बोन स्लिप कर गया, थोड़ा सा भी मूवमेंट करो तो बड़ा दर्द दे रहा है। तो एक्चुअली स्लिप इसके कारण किया है क्योंकि लिगामेंट जो है, दोनों दो बोन को आपस में जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है लिगामेंट, लिगामेंट के प्लेस में कहीं डिस्टर्बेंस हुआ है या लिगामेंट में कहीं खिंचाव आ गया है, इसके कारण दिक्कत आ रहा है। फिर देखते हो फिर क्या करते हैं, दवाई लिखता है क्या कोई? ना, दवाई सिर्फ पेन कम करने के लिए लिखा जाता है। बोला जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, फिजियोथेरेपी बढ़िया मसाज कर देगा, वो सेट कर देगा। अपने खान साहब क्या है, बहुत बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट, आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत शानदार। भले डिग्री इनके पास नहीं है लेकिन फ्री सेवा देते हैं और दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं और फ्री सेवा है, एक चवन्नी चार्ज नहीं करते। मैं एक बार ऐसे पूछ रहा था कि इतने लोग आपके पास आते हैं तो कुछ तो चार्ज रख लिया करो, 5 रुपया 10 रुपया, फ्री का सेवा वैसे भी लोग वैल्यू नहीं देते हैं। तो बोलते हैं नहीं, अब आखिरी टाइम है हमारा, हम अब पुण्य करके जाना चाहते हैं। क्योंकि ठीक है फिर पुण्य करो आप। नहीं तो बहुत अच्छा फिजियो, बहुत लोगों, मतलब एक लड़की एक दिन में देखा ऊपर से आ रही थी, नीचे स्लिप कर गई। हाँ मतलब वो जाना था, कहीं और जाना था, लेकिन भगवान बोले कि नहीं अभी है ना। तो फिर वो लड़की पैर में पूरे मोच आ गया, फिर 1-1.5 घंटा तक मसाज किए, फिर वो लड़की नॉर्मल हो गई, है ना। तो बहुत अच्छे इंसान भी हो। आगे बात करते हैं, तो ध्यान रखना है यहां पर वो लिगामेंट नहीं है। यहां लिगामेंट का मतलब मैंने क्या बताया कि बोन टू बोन कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर को हम क्या बोले? लिगामेंट। यहां पर लिगामेंट वो स्ट्रक्चर नहीं है कि ये मत समझना सर ओवरी फिर तो बोन होगा, और ओवरी चूंकि यूट्रस से कनेक्ट हो रहा है तो ये भी बोन होगा। तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं। देखो यार, ये डायग्राम हमारे लिए भगवान है। इस डायग्राम को अगर मैं बोर्ड पर बनाता ना तो पूरे 1 दिन में लेता हूं, सिर्फ इतना सा समझाने, इस डायग्राम को समझाने में मैं 1 दिन लेता हूं, सिर्फ जब बोर्ड पर पढ़ाता हूं। तो जो पुराने बच्चे होंगे इसको पता होगा, या फिर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे या भगा दिया था मैं? ऑनलाइन थे तो 1 दिन पूरा लिया होऊंगा मैं, पूरे 1 दिन जाता है। लेकिन चूंकि ये डायग्राम मेरे को बनाना नहीं है तो यहां पर टाइम बचेगा। भुवनेश में तो पढ़े होगे, लगा था 1 दिन, आधा घंटा तो डायग्राम बनाने में लग जाता है इसका। देखो यार, ये हमारा ओवरी है, हमारा मतलब, हाँ क्लियर है। इस ओवरी को मैंने मैग्नीफाई कर दिया है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीफाइड व्यू, है ना, जूम कर दिया गया है, इनलार्ज कर दिया गया। अब देखो मेरे साथ डिस्कस करना और मुझे बताना, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये तो वही एक यूट्रस के साथ कनेक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इतना सा, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? ओवरी, ठीक है। थोड़ी सी बात ओवरी का डिस्कशन करने से पहले हम ओवरी के पहले की बातें करते हैं, ठीक है। हुआ क्या होगा, मैं आपको बताता हूं कि हमेशा हमारा और नानी का एक अलग रिश्ता होता है, क्योंकि हम नानी के पेट से आए हैं। बात शायद आपको यकीन ना हो लेकिन मैं प्रूफ करके अभी दूंगा। हम डायरेक्ट, हमारा नानी के साथ रिश्ता डायरेक्ट, क्योंकि हम नानी के पेट से डायरेक्ट बनकर आए हैं। आधा अधूरा, लगभग 80% तो हम नानी के पेट में रेडी हो गए थे, बस पापा मिले और फिर 20 मिनट 20% जो रिमेनिंग आहुति था यज्ञ में आहुति डाल करके हम पूरे किए। यानी पूरा करने वाले कौन होते हैं? पापा। घर को बनाने वाली कौन होती है? माँ। क्लियर है क्या? बिगाड़ने वाली होती है। घर का अनुभव शेयर मत कर दिया अगर। अब होता क्या, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो मैं नानी से एग्जांपल ले रहा हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। ये जो हमारी नानी है, हमारी यानी सबकी अपनी अपनी, अरे कभी ना कभी तो होगी ना, है? अरे तो नहीं देखे तो इसका मतलब क्या? हाँ, मान लेना चाहिए हमेशा। अब मान के चलो ये नानी है,
ठीक है। अब ना ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात सुनो। ये हमारी नानी है, नानी के यूट्रस के अंदर, ये मान लो थोड़ी देर के लिए यूट्रस है। अब भैया फिगर अच्छा नहीं है तो क्या करोगे, जैसा भी है समझ में तो आ रहा है ना। ये मान लो थोड़ी देर के लिए यूट्रस है, नानी ने गैमेट प्रोड्यूस किया, गैमेट को फर्टिलाइज कौन किए होंगे? हाँ, नाना का स्पर्म। स्पर्म ऐसे मत बोल दिया अगर, मोहल्ले का भी हो सकता है ना। तो नाना का स्पर्म। अब ये जो फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जाइगोट। जाइगोट कहां आ गया? यूट्रस के अंदर। जाइगोट मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, सो ऑन, धीरे धीरे कौन बन गई होगी? हमारी मां। अब इस ओवरी के, इस यूट्रस के अंदर डेवलप कौन कर रही है? मान के चलो ये हमारी कौन है? मां। अब ध्यान से सुनना, यहीं पर सारा खूबसूरती है। मां का जब बॉडी डेवलप किया होगा तो ओवरी भी तो डेवलप किया होगा, यानी मां के बॉडी के अंदर ये दोनों ओवरी का डेवलपमेंट हुआ है। जरा सिंपल भाषा में मैं दे रहा हूं और बहुत कीमती कॉन्सेप्ट है। जब मां नानी के गर्भ में थी, यानी यूट्रस के अंदर थी, तब मां के सारे बॉडी का डेवलपमेंट हुआ, यानी ओवरी का भी डेवलपमेंट हुआ। उसी ओवरी के डेवलपमेंट के समय, लाइन ले जाना, भगवान है लाइन, जितने सारे फीमेल गैमेट बनने थे सो बन गए थे। यानी इस ओवरी के अंदर, दोनों ओवरी के अंदर जो ऊगोनिया है, यानी ओवरी को, ओवा को, फीमेल गैमेट को जन्म देने वाला सेल है, वो जितना बनना चाहिए था बन चुका होता है। कितना? तो पर ओवरी लगभग 4 से 40 लाख, 40,000 से 40 लाख दोनों ओवरी में, यानी कितना बना होता है? लगभग 80 लाख के आसपास। लेकिन ये जो ओवा बना, ये जो फीमेल गैमेट बना, वो अभी मैच्योर नहीं है, ये इमैच्योर कंडीशन में है। और ये इमैच्योर कंडीशन में मां के ओवरी में एज इट इज बना रह जाता है तब तक, जब तक कि मां का जन्म ना हो जाए और मां वापस प्यूबर्टी कंडीशन को अटेन ना कर ले। यानी जब तक मां प्यूबर्टी कंडीशन, प्यूबर्टी यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तब की बातें कर रहे हैं। यानी एक तरीके से आप देखो कि जो जितना भी गैमेट बनना था वो कहां बन गया? जब मां खुद ही नानी के पेट में थी, नानी की यूट्रस में थी। और जितना गैमेट बना होगा उसी गैमेट में से कोई एक गैमेट से हम या फिर आप बने होंगे। अरे हाँ है ना, वो गैमेट फर्टिलाइज हुआ होगा, फादर गैमेट दिए होंगे, फर्टिलाइज हुआ होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद फाइनली आगे हम बने होंगे या फिर आप बने होंगे। यानी हम और आप, हमारे लिए तैयारी कहां हो चुका है? नानी के पेट में ना। अरे हाँ है ना, जब नानी के यूट्रस में हमारी मां थी तभी हमारे लिए तैयारी कर लिया गया है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारा और नानी का हमेशा एक डायरेक्ट रिश्ता है, क्योंकि हम ऑलरेडी नानी के पेट से बने हुए हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं, समझते हैं। यानी ये बात हमें क्लियर कट हो जाना चाहिए कि जो फीमेल गैमेट जितने सारे होते हैं वो सारे के सारे फीमेल गैमेट कहां बन चुका है? मां के ओवरी में जन्म से पहले ही। क्लियर है? अब बनने के बाद ये जो oogonia है ये फर्दर डिवाइड होता है किसमें? प्राइमरी oocyte में। ये फर्दर डिवाइड किसमें होता है? प्राइमरी oocyte में। और प्राइमरी oocyte अब आगे यहां से मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है। मियोसिस का भी हमें पता है कि 2 स्टेजेस होता है, एक को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और एक को बोलते हैं मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट का भी 4 स्टेजेस होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ये जो प्रोफेज 1 है इसका भी 5 स्टेजेस होता है, याद होगा, लेजा पायल, देजा दिल, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकिनेसिस। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ध्यान से सुन लें, इधर समझा देता हूं। प्राइमरी oocyte है, ये मियोसिस 1 में इंटर कर जाता है, कंप्लीट नहीं होता है, सिर्फ इंटर करता है। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में इंटर करता है, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में एज इट इज यहीं पर अरेस्ट कर जाता है। अरेस्ट यानी रुका रह जाता है। एक कब? जब मां खुद ही कहां थी? नानी के पेट में। तब से लेकर के जब मां प्यूबर्टी कंडीशन को अटेन करती है, यानी जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता हमारी मां के अंदर गैमेट ऐसे ही बना हुआ है। जितने सारे गैमेट है सब मियोसिस के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में रुका हुआ है। क्लियर है? अब जैसी मां प्यूबर्टी कंडीशन में अटेन की, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, हर ओवरी में से, दोनों ओवरी में से
एक एक ये जो प्राइमरी oocyte में अरेस्टेड था ना, अब यहां से प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? ये ओवरी के अंदर, ये जो ओवरी के अंदर जो साइकिल हम पढ़ने जा रहे हैं, यही पढ़ने जा रहे हैं कि जब मां का जन्म हो जाता है, जब मां प्यूबर्टी कंडीशन में आ जाती है, जब मां के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो हर मंथ, एवरी मंथ, हर महीने ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेज होता है और कैसे कैसे चेंजेज होता है। ओवरी के अंदर चेंजेज होता है तो साथ में यूट्रस के अंदर भी चेंजेज होता है। जब हम ओवरी और यूट्रस के दोनों एक साथ पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक टॉपिक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिलहाल जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन साइकिल, क्योंकि ओवरी के साइकिल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ओवरी के अंदर हर महीने कैसे कैसे चक्र, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता जा रहा है। समझते हैं, देखो यार, आप यहां पर देखो इस रीजन में देखो एक छोटा सा फीमेल गैमेट अभी बना हुआ है, दिखाई दे रहा है? इधर देख बेटा, एक छोटा, हाँ लाइव देखने का कोशिश मत कर, नहीं दिखाई देगा लाइव। हाँ मैं तभी तो बोला कि चेक कर रहे थे, इसलिए तो बोल दिया। तू क्या सोचता है धीरे बोलूंगा तो मेरे को सुनाई नहीं देगा? आ जा इधर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये तब का स्ट्रक्चर है जब मां के अंदर ओवा अभी बिल्कुल प्राइमरी oocyte स्टेज में है, यानी जब जन्म से जो पहले था वैसा ही है, जिसे हमने नाम भी क्या दे रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल में इतना सा डिफरेंस है, जैसे मैं बोलूं कि एक सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है? एक किस कंडीशन में है, प्राइमरी oocyte कंडीशन में है, लेकिन इसके बाहर बाहर कुछ फ्लैट सेल का डेवलपमेंट हो जाता है, इसके बाहर बाहर कुछ फ्लैट सेल का डेवलपमेंट हो जाता है, और ये जो फ्लैट सेल जो बना वो एक्चुअल में सेल नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फॉलिकल, यानी कुछ फ्लैट सेल, फॉलिकुलर सेल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पीला कलर है इसके बाहर बाहर कुछ सेल के जैसा भी दिखाई देगा। लाइट ऑफ कर बेटा, सारे ऑफ कर दो। हाँ अब ध्यान से देखो, आप थोड़ा बहुत क्लियरिटी आया होगा, थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो येलो कलर है इसके बाहर बाहर कुछ सेल्स का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, ये वही फॉलिकल है। और जब फॉलिकुलर सेल का डेवलपमेंट हो जाता है तब अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल। यानी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है यार, तो प्राइमरी oocyte है और उसके बाहर कुछ फ्लैट सेल है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना कि जो प्राइमरी oocyte है वो किस कंडीशन में है, तो मियोसिस डिवीजन में इंटर कर चुका है, प्रोफेज 1 में भी इंटर कर चुका है, लेकिन अभी प्रोफेज 1 को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ा, यानी मेटाफेज में अभी इंटर नहीं किया है। अब देखो, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये अब कंटिन्यूअसली ग्रो करना शुरू करता है, जिसे हम लोग सिंपली क्या बोल रहे हैं, ग्रोइंग फॉलिकल। क्लियर है? ये ग्रो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, यानी बाहर बाहर जो फॉलिकुलर सेल है, फॉलिकुलर सेल का कंटिन्यूअस ग्रोथ होता जा रहा है। देखो ध्यान से, इस वाले सेल में जिसे हम लोग बोल रहे हैं फॉलिकुलर सेल और एक सेल, बीच में जो पीला कलर का दिखाई दे रहा है तो फीमेल एक सेल है और इसके बाहर कंटिन्यूअस फॉलिकल का डेवलपमेंट होता जा रहा है। लेकिन जब फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा था ठीक उसी समय फॉलिकल का रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है और फॉलिकल के अंदर छोटे छोटे गड्ढा बनना शुरू दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? ये सारे के सारे ग्रूव मर्ज कर जाता है और एक बड़ा सा कैविटी बनाता है। यहां पर देखो अगले डायग्राम में एक बड़ा सा कैविटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कैविटी को हम लोग नाम क्या देते हैं, एंट्रम। इस कैविटी को नाम हम लोग क्या देते हैं, एंट्रम। और ध्यान से देखो, अभी तक फीमेल गैमेट यानी oocyte कहां पर था, बीच में था, लेकिन अगले डायग्राम में देखो फीमेल गैमेट कहां आ चुका है, एक किनारे आ चुका है। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है एक किनारे में आकर के अटैच कर चुका है। क्लियर है मेरी बात? यानी जो भी फीमेल गैमेट है, जो भी oocyte है, ये oocyte एक्सेंट्रिक पोजीशन ले चुका है, एक किनारे पर आ चुका होता है। और किनारे पर आने के बाद ये जो फॉलिकल्स था एक कैविटी बना चुका होता है, बड़ा सा कैविटी बना चुका होता है, जिस कैविटी को नाम हम लोग क्या देते हैं, एंट्रम। क्लियर है मेरी बात? अब इसके अगला स्टेप जिसे हम लोग बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। ये जो फीमेल गैमेट है, अब इस फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां क्या था, प्राइमरी oocyte, इधर मैंने कहीं लिखा था प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte अब फर्दर डिवाइड करके क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte। जब सेकेंडरी oocyte बना होगा इसका मतलब क्या, इसके अंदर मियोसिस 1
कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो एक से कितना बना देगा 2, यानी सेकेंडरी oocyte कितना बना होगा 2। लेकिन ध्यान रखना सेकेंडरी oocyte 2 नहीं बनता, सेकेंडरी oocyte सिर्फ एक ही बनता है। एक और जो दूसरा यहां पर सेल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं पोलर बॉडी, ये समझाऊंगा आगे। इसे क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी। और ये पोलर बॉडी फर्दर क्या कर जाता है? डिजनरेट, खत्म हो जाता है। यानी यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है? सेकेंडरी oocyte। ध्यान से देखना, यही चीज समझने का है। सेकेंडरी oocyte, इसके बाहर एक बड़ा सा कैविटी दिखाई दे रहा है, जिस कैविटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंट्रॉम। इसके नीचे आप देखो ध्यान से, इस वाले रीजन में यहां पर कई सारे फॉलिकुलर सेल अभी भी प्रेजेंट हैं, जिससे हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं? क्यूमुलस oophoricus या फिर जर्म हील भी बोलते हैं। उसका फंक्शन फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है, आगे बातें करेंगे। अब जब यहां से जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये जब इसके अगले स्टेप में बढ़ता है तो ये जो सेकेंडरी oocyte विथ फ्यू फॉलिकुलर सेल, ये ओवरी से बाहर निकल जाता है। दिखाई दे रहा है क्या? इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ओव्यूलेशन होता क्या है, तो ओव्यूलेशन हम क्या बोलेंगे? रिलीज ऑफ समथिंग। यहां पर समथिंग क्या है? तो समथिंग कुछ और नहीं बल्कि क्या है? सेकेंडरी oocyte। यानी ओव्यूलेशन में क्या होता है? तो सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है। जनरली जब हमसे नॉर्मल कंडीशन में कोई भी ओव्यूलेशन का डेफिनेशन पूछता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं ओव्यूलेशन के बारे में? ओव्यूलेशन रिलीज ऑफ फीमेल गैमेट, यही तो होता है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस रिलीज ऑफ मेल गैमेट, वैसे यहां पर क्या बातें करेंगे? ओव्यूलेशन रिलीज ऑफ फीमेल गैमेट, रिलीज ऑफ ओवा, रिलीज ऑफ ओवम, जबकि यह डेफिनेशन गलत है। जब भी ओव्यूलेशन आपसे पूछे, मैं हकीकत बता रहा हूं, इस डेफिनेशन को अच्छे से रख लेना अपने दिमाग में सहेज करके। जब भी आपसे कोई पूछे कि भैया ओव्यूलेशन होता क्या है, तो आपको जवाब देना है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बातें कर रहा था कि भैया फीमेल गैमेट जब ओवरी से निकलता है तो ओवा नहीं होता है, ओवम नहीं होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है? सेकेंडरी oocyte होता है। क्लियर है मेरी बात? ये क्या होता है? सेकेंडरी oocyte होता है। अब इस सेकेंडरी oocyte निकल करके कहां चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। क्लियर है? लेकिन इसके पास जो बचा हुआ स्ट्रक्चर रह गया, ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखो रिग्रेस कर गया, आगे चल के सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और यही स्ट्रक्चर आगे चलकर क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम के अंदर एक पिगमेंट डेवलप होता है, जिस पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं ल्यूटीन। और ये ल्यूटीन पिगमेंट कैसा कलर देता है? येलो कलर देता है। दिखाई भी दे रहा होगा यहां पर येलो बॉडी स्ट्रक्चर, जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। अगला लाइन ले जाना। पहली बार कॉर्पस ल्यूटियम में ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट होता है। क्या मैं बोल रहा हूं? पहली बार कॉर्पस ल्यूटियम में ब्लड वेसल का डेवलपमेंट होता है, और ब्लड वेसल के डेवलपमेंट होने के साथ ही एक कॉर्पस ल्यूटियम टेम्पररी, थोड़ी दिनों के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करना शुरू कर देता है। और यही कॉर्पस ल्यूटियम है जो एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम क्या बताया था थोड़ी देर पहले? प्रोजेस्टेरॉन। यानी अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, उधर सेकेंडरी oocyte गया फैलोपियन ट्यूब में, मान के चलो वेजाइना से मेल गैमेट आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो एक कॉर्पस ल्यूटियम अगले 9 महीने तक बना रहेगा, और 9 महीने तक क्या रिलीज करता रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन, ताकि प्रेगनेंसी में कहीं कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एक कॉर्पस ल्यूटियम आगे फिर से रिग्रेस कर जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। कॉर्पस एल्बिकेंस में इसे हम लोग बोलते हैं व्हाइट बॉडी। कॉर्पस ल्यूटियम को बोलते हैं येलो बॉडी, और कॉर्पस एल्बिकेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट बॉडी। और एक कॉर्पस एल्बिकेंस फिर से पूरी तरीके से डिजनरेट कर जाता है। 1 महीना में पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। यानी मैंने क्या क्या बोला, एक बार मेरे साथ कनेक्ट होना। शुरुआत में जो प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, जिसे मैंने नाम क्या दिया? प्राइमरी फॉलिकल। ध्यान रहे, इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है, अभी वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 कंडीशन में रुका हुआ है। क्लियर है? जब इसके अंदर फर्दर ग्रोथ होना शुरू होता है, जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, तो जो प्राइमरी oocyte था किसमें कन्वर्ट कर जाता है? सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte के बाहर एक बड़ा सा कैविटी बनता है, इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रम। उसके बाद इस नीचे एक पूरे फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म हील। और फर्दर
ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनने के बाद ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है, और रप्चर होने के बाद इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, ओव्यूलेशन। जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो रिग्रेस कर जाता है और किसमें कन्वर्ट कर जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर पहली बार ब्लड वेसल का डेवलपमेंट होता है, जिसके कारण टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है, और ग्लैंड बनकर के कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, नाम क्या, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है मेरी बात। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसके अंदर ल्यूटीन पिगमेंट होता है, इसी के कारण इसका येलो कलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर रिग्रेस करता जाता है और किसमें कन्वर्ट कर जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस में, और कॉर्पस एल्बिकेंस को व्हाइट बॉडी बोलते हैं, और ये फर्दर डिजनरेट हो जाता है। फिर से अगले महीने फिर से एक नया प्राइमरी oocyte यही चक्कर लगाना शुरू करता है, फिर से अगले महीने, 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 ऐसे तब तक चलता रहता है जब तक कि उस फीमेल का उम्र लगभग, कोई फिक्स नहीं है लेकिन एवरेज बातें किया जाता है, 50 साल ना हो जाए। ये जो कार्यक्रम पहली बार स्टार्ट होता है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि जो मैं उम्र बता रहा हूं उसी में, लेकिन साइंस यही कहता है ऑन एन एवरेज, है ना, 12 साल के एज में, 12 साल की उम्र में फीमेल के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और 50 साल तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। यानी इमेजिन करके देखो, एक कैलकुलेशन करें क्या, थोड़ा सा अपन बोलो कैलकुलेशन करें। 12 साल की उम्र में स्टार्ट हो रहा है, 50 साल तक चलता जा रहा है, तो एक कार्यक्रम चला कितने साल, 38 ईयर लगभग। 38 ईयर में कितने महीने हुए, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर यार, हाँ 456 आ रहा है, यानी कितने महीने हो गए, 456 महीने। यानी एक फीमेल, ध्यान से सुन ले बेटा, एक फीमेल अपने लाइफ में कितना महीना काम कर सकती है, रिप्रोडक्टिव एज कितना होता है, 456, और हर महीने कितने गैमेट प्रोड्यूस करेगी, एक। यानी अपने लाइफ में एक फीमेल कितना गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है, 450 के आसपास, यानी 456 के आसपास उतना गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है, तो उतना ही औलाद भी पैदा कर सकती है। सही बोल रहा है वो, एक बच्चा में 9 महीने तो लगेगा। हाँ, तो मतलब फिर भी 40 बच्चे पैदा कर सकती है, ठीक है, तो ध्यान रख। आगे बातें करते हैं। हाँ पूछ बेटा। ये एक महीने में ओव्यूलेशन होता है, लेकिन पहले एक ओवरी है ना 2 महीने में रिलीज करता है। बहुत मारूंगा बे, मतलब एक ओवरी ना एक बोर वाला रिलीज करता है, फिर एक महीने में वाला रिलीज करता है। हाँ तो मैं एक फीमेल की बातें कर रहा हूं, तने ओवरी पर ध्यान है तेरा। मैं पूछा एक फीमेल अपने लाइफ में कितने गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा। हाँ दो ओवरी है ना, हाँ एक प्रोसेस दोनों में होगी। हाँ, तो अल्टरनेट चलता रहेगा। एक क्या ये ओव्यूलेशन करने के बाद क्या ये रुका रहेगा अपने प्लेट में? हाँ वेट करता है भाई। हाँ हाँ, तेरे जैसे लोग नहीं है कंटिन्यूअस लगा पड़ा है 18 20, ऐसा नहीं है। आगे बातें करते हैं बेटा, आ जाओ लैंग्वेज के ऊपर आते हैं। अब ये जो ओवरी है, देखना इधर, ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो कुछ भी फ्लूइड है उसे हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। क्लियर है। ओवरी का जो बाहर वाला रीजन है, पेरिफेरल रीजन है, इसे बोलते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, और जो सेंट्रल रीजन है इसे क्या बोलेंगे, ओवेरियन मेडुला। क्लियर है मेरी बात, ध्यान से सुनना। ये जो ओवेरियन साइकिल चल रहा है, आप ध्यान से देखो कहां चल रहा है, किनारे किनारे में तो चल रहा है। अरे हाँ ना, अरे हाँ ना, किनारे यानी कॉर्टेक्स में तो चल रहा है। दैट इज वाई ध्यान रखना है, ओवेरियन साइकिल अकर्स इन ओवेरियन कॉर्टेक्स, बट इन ओवरी क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा, यानी हो कहां रहा है, एक तरीके से स्ट्रोमा में। लैंग्वेज है, each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma has outer cortex and inner medulla. अगला लाइन फिर से बहुत कीमती है। ओवरी कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेल, जिस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल या फिर ओवेरियन फॉलिकल। ईच फॉलिकल कैरीज अ सेंट्रली प्लेस्ड ओवम। दिखाई दे रहा है क्या, एक ओवम, एक ओवम, एक ओवम, यानी हर एक जो हर फॉलिकल है एक ओवम को आगे जल करके प्रोड्यूस करवाता है। आगे
यहां पर एक्सेसरी डक्ट की बातें करते हैं, डक्ट सिस्टम जिसे हम लोग बोल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फीमेल के अंदर जो एक्सेसरी डक्ट होगा, यानी जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, उसे हम लोग क्या क्या बोलेंगे? ओविडक्ट, जिसे हम लोग फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, यूट्रस जिसे वोम्ब के नाम, वोम्ब नहीं है, वोम्ब है, वोम्ब, या फिर वेजाइना के नाम से जानते हैं। स्टडी करते हैं एक एक के बारे में। आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो यार। ओविडक्ट जो ऑलरेडी मैं पहले समझा चुका था, ओविडक्ट जिसे हम लोग क्या बोले थे? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के टिप पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम लोग नाम क्या दिए थे? फिम्बरी। और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में बीच में एक ओपनिंग होता है, होल होता है छोटा सा, जिस होल को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑस्टिया। और इसी ऑस्टिया के थ्रू जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है वो इंटर कर जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। पहला पार्ट क्या है? इनफंडिबुलम। सेकंड पार्ट क्या है? एम्पुला। थर्ड पार्ट क्या है? इस्थमस। और इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। स्टार्ट करते हैं। दे रखा है ईच ओविडक्ट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इतना लंबा होता होगा, इतना। क्लियर है? एक स्केल बेटा। हाँ, each oviduct is about 10 to 12 centimeter long. It has three parts: infundibulum, ampulla and isthmus. Infundibulum के बारे में दे रखा है, funnel shaped opening with many finger like projection, that is called the fimbri. और एक हेल्प किसमें करता है? It helps to collect the ovum. ऑलरेडी मैं पहले समझा चुका हूं। सेकंड दे रखा है एम्पुला, वाइडर पार्ट। और ध्यान रहे 10th में हमें यही पढ़ाया गया है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यानी फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला रीजन है, इसी एम्पुला वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन 12th का भाषा ऐसा नहीं है। 12th का भाषा क्या कहता है कि मान के चलो यहां से लेकर यहां तक इनफंडिबुलम है, यहां से लेकर यहां तक एम्पुला है, और इसके बाद ये क्या है? इस्थमस। ये क्या हो गया? ये एम्पुला और इस्थमस के बीच का जंक्शन हो गया ना। अरे है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। एनसीईआरटी पढ़ोगे एज इट इज लाइन मिलेगा, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। साइंस क्या कहता है? एनसीईआरटी की भाषा क्या कहता है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स अपटूवर्ड और इन दोनों में फर्क है। कहां तक हो सकता है और कहां होता है, ये दोनों में फर्क है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बोलूंगा मेरे क्लास में बच्चे मेरे क्लासरूम में बच्चे क्लास में बैठे हैं और क्लास के दरवाजे तक खड़े हैं। अच्छा, बाहर से कोई देख रहा होगा, कोई भी मैथ्स कॉमर्स वाला, तो सोच रहा होगा साला बैठाने का जगह नहीं है क्लास में, और यहां पूरा खाली पड़ा हुआ है। आजा इधर बातें करते हैं। यानी एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन कहां तक होता है? तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन तक होता है। क्लियर है मेरी बात? थर्ड है इस्थमस, जो नैरो पतला सा होता है, ये यूट्रस को ज्वाइन कर लेता है। और मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि फेलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट होता है? सिलिया। सिलिया क्या करता है? ओवम को रास्ता दिखाता है, करंट तैयार करता है। चल बेटा आगे चल, चल बेटा आगे चल, चल बेटा आगे चल। उधर दामाद आ रहे हैं, उधर से दामाद आ रहे हैं, यानी स्पर्म आ रहा है। द सिलिएटेड एपिथेलियम लाइंड द ल्यूमेन ऑफ ओविडक्ट ड्राइव यानी आगे बढ़ाना, ड्राइव्स द ओवम टुवर्ड्स द यूट्रस, यानी यहां से आगे आगे बढ़ाता जाता है। क्लियर है मेरी बात? आगे नेक्स्ट है बेटा यूट्रस। बड़ा कीमती स्ट्रक्चर है। नाशपाती देखे हो क्या? खाया भी हो? नाशपाती पियर बोलते हैं इंग्लिश में, तुम लोग चूंकि हिंदुस्तान को इसलिए हिंदी नाम है नाशपाती। अच्छा, नाशपाती होता है, वही है, पा में ज्यादा फर्क नहीं है। पति ही पापा है, जो पति है वही पापा है, नहीं क्या? पति किसी के हैं, पापा भी तो हैं किसी के, तो प और पा में ज्यादा फर्क नहीं है। नाम है नाश। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सही में पति को नाश ही कर देता है अगले 10-12 महीने तक। आज इधर बातें करते हैं। इट इज इन्वर्टेड, उल्टा, पियर शेप्ड होता है, यानी जैसा नाशपाती का स्ट्रक्चर होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। यूट्रस इज 3 पार्ट। अपर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडस। मिडल रीजन को क्या बोलते हैं? बॉडी। और नीचे वाले रीजन को क्या बोल देते हैं? सर्विक्स। आपको बता दूं
सर्विक्स के पास बोनी स्ट्रक्चर होता है, जिस बोन को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, ओस सर्विक्स। ओस का मतलब ही होता है बोन की बातें हम लोग करते हैं, क्लियर है। ये ओस सर्विक्स भी दो रीजन बनाता है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। जो अंदर वाला होता है उसे बोलते हैं ओस इंटरना, और जो बाहर की तरफ होता है उसे बोलते हैं ओस एक्सटर्ना, क्लियर है। और ये ओस वर्ड का मतलब ही क्या, बोन की बातें हम लोग करते हैं, ठीक है। सर्विक्स ओपन्स टू वेजाइना, द यूट्राइन वॉल हैज 3 लेयर। सबसे बाहर वाला जो लेयर है, यहां पर डायग्राम में देखो, यूट्रस का जो आउटर मोस्ट लेयर, इसे क्या बोल रहे हैं, पेरीमेट्रियम। बीच वाले लेयर को क्या बोल रहे हैं, मायोमेट्रियम। और जो अंदर वाला लेयर, इसे क्या बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियम। और जो सबसे काम का है ना, वो एंडोमेट्रियम है। अब देखो एंडोमेट्रियम लाल लाल ऐसे ग्रोथ जैसा दिखाई दे रहा है, यानी हर महीने नया नया ग्रोथ करते जाता है यूट्रस में। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो अगले 9 महीने तक बना रहता है। लेकिन अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये अपने आप को क्या करता है, सीड ऑफ तोड़ देता है, हटा देता है, रिलीज कर देता है। और ये जो टूटा, ये सब वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर फ्लश आउट होने लगता है। पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, मायोमेट्रियम मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, एंड एंडोमेट्रियम इनर अंदर का होता है, ग्लैंडुलर होता है और हाईली वेस्कुलर होता है। यहां पर अच्छा खासा ब्लड वेसल भी होता है। आखिरी है वेजाइना, इट ओपन्स टू एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। द ल्यूमेन ऑफ वेजाइना इज लाइन्ड बाय अ ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ, ध्यान से सुन लेना, कंसिस्टिंग ऑफ सेंसिटिव पैपिला। एंड यहां पर एक ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, कुछ चिपचिपा या स्लिपरी सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसके कारण वेजाइनल ओपनिंग स्लिपरी हो जाता है, फ्रिक्शनलेस हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है, चिकना हो जाता है, ताकि कोपुलेशन में हमें कोई दिक्कत ना आए। याद करो, यही काम मेल में कौन कर रहा था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्ट्स ग्लैंड। वो भी पेनिस के जो फ्रंट रीजन था, जिसको हमने बोला था ग्लांस पेनिस, उसको क्या कर रहा था, लुब्रिकेट कर रहा था, चिकना कर रहा था। यहां पर करने वाला कौन है, बार्थोलिन ग्लैंड। द सिक्रीशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड लुब्रिकेट पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। आगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बातें कर रहे हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में मैंने आपको बोला था 3 रीजन आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये जो ऊपर फैटी टिश्यू वाला रीजन है, ये जहां पर हेयर्स का ग्रोथ होता है, इस रीजन को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस रीजन में यहां पर अच्छा खासा फैट का डिपोजिशन होता है। उसके बाद इस रीजन को आप ध्यान से देखो, यहां पर एक बिल्कुल छोटा सा पेनिस लाइक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लाइटोरिस। और ये पूछा जाता हुआ क्वेश्चन है कि क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू, तो ध्यान रखना है पेनिस, या पेनिस इज होमोलोगस टू क्लाइटोरिस। यानी क्लाइटोरिस भी ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट क्या कर जाता है, इनलार्ज कर जाता है, एक्साइट कर जाता है। आगे दे रखा है ए वाला रीजन है, जो छोटा सा ओपनिंग दिखाई दे रहा है, ये ओपनिंग एक्चुअली यूरेथ्रल ओपनिंग है, जिसके थ्रू यूरिन फ्लश आउट होता है। इसके बाद बाहर एक फ्लैट लीप लाइक, जैसे होठ है ना मोटा सा, वैसे लीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस लीप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग दोनों साइड में क्या बोलते हैं, लैबिया मेजोरा। इसके बाद एक थीन मेम्ब्रेन, पतला सा मेम्ब्रेन इसके नीचे होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैबिया माइनोरा। और फिर नीचे इसके यहां पर वेजाइनल ओपनिंग है, जिसे हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, वेजाइना। और उसके नीचे क्या है, एनस का ओपनिंग। अब अगली बात आपको ध्यान से सुनना है, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग में एक म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एक म्यूकस मेम्ब्रेन, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुन लेना, एक म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमेन। और इस हाइमेन में छोटा बहुत एक पोर होता है। जनरली बोला क्या जाता है कि जब पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो हाइमेन है वो टॉर्न हो जाता है, टूट जाता है, और एक पहचान है वर्जिनिटी का। यानी अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, तभी ये हाइमेन रप्चर होगा, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। कोई बच्ची साइकिल चलाती है, कोई बच्ची नॉर्मल सीढ़ी से ऊपर नीचे कर रही है, स्पोर्ट्स खेल रही है, गेम खेल रही है, उसमें भी हाइमेन ब्रेक कर जाता है। दैट इज व्हाई बोला जाता है कि हाइमेन इज नॉट द ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी। यानी कोई जरूरी नहीं कि वर्जिन होगी तो हाइमेन प्रेजेंट होगा, वर्जिन नहीं है तो हाइमेन प्रेजेंट नहीं होगा। कई लड़के आपस में बात करते हैं, है ना, शादी के टाइम पर ये लड़के बदमाश होते हैं, बातें करते हैं, अरे जब फलाना ढकाना हो तो समझना ठीक, नहीं तो ऑलरेडी सेकंड हैंड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा मिथ है, सारा गलतफहमी है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, चूंकि बायोलॉजी का टीचर हूं तो मेरा धर्म है, मेरा संस्कार बनता है ये चीज आपको बताना, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एक बहुत छोटी सी बातें कर रहे हैं। घर में किसके घर में सीढ़ियां नहीं होता,
सीढ़ी चढ़ने उतरने से भी हाइमेन रप्चर कर सकता है। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन है, मिथ्या है, इसको दिमाग से पूरी तरीके से हटा देना है। बात करते हैं ये जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, जिसे वल्वा बोलते हैं, प्यूडेंडम बोलते हैं, यहां पर देख रहे हैं वल्वा भी बोलते हैं, प्यूडेंडम भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। एक किस किस से बना हुआ है? मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। सबसे पहले बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस के बारे में। कुशन यानी गद्देदार स्ट्रक्चर है ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, यहां पर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है। वेस्टिब्यूल मेन चैनल, इट इंक्लूड्स लैबिया मेजोरा। ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेस्टिब्यूल। इसके अंदर क्या क्या है? लैबिया मेजोरा, जो फ्लैट लीप लाइक स्ट्रक्चर है, बड़ा सा मोटा सा, लार्ज फ्लेसी फैटी हेयरी, यहां पर भी हेयर्स प्रेजेंट होता है, सराउंड्स वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइना की ओपनिंग को कवर करता है। नेक्स्ट है लैबिया माइनोरा, छोटा सा होता है, स्मॉल होता है, थीन होता है। ध्यान रखना है, अगली लाइन जो बोलने जा रहा हूं, लैबिया मेजोरा के पास तो हेयर प्रेजेंट होता है, यानी अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं यहां पर, तो ये जो लैबिया मेजोरा है, यहां पर तो हेयर्स प्रेजेंट होता है, लेकिन लैबिया जो माइनोरा है, अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है, पतला सा जो दिखाई दे रहा है, यहां पर कभी भी हेयर्स प्रेजेंट नहीं होता है। दे रखा है लैबिया माइनोरा, स्मॉल थीन हेयरलेस इनर फोल्ड। आगे हाइमेन, मेडन हेड जिसे बोलते हैं, अ मेम्ब्रेन विच पार्शियली कवर द वेजाइनल ओपनिंग, इट इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट फीटस। जब पहली बार सेक्सुअल एक्टिविटी होता है तो ये टूट जाता है, ये नॉर्मल और नेचुरल कंडीशन में। लेकिन ऐसा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, वही चीज यहां पर एक डब्बा में बना हुआ है। हाइमेन में ऑल्सो बी ब्रेकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट। कोई भी झटका लगा, अचानक से अपन स्लिप कर गए, उसमें भी हाइमेन ब्रेक कर सकता है। इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टैम्पुन। वेजाइनल टैम्पुन क्या होता है? जब पहली बार हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो, जैसे कंडोम वगैरह आपको पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। एक तरीके से जो बैरियर मेथड है, वो भी एक टैम्पुन, एक बैरियर मेथड है, जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन को हम लोग प्रिवेंट करते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स आइटम, जैसे कोई बंदा या कोई बंदी, बंदा नहीं, बंदी की बातें करेंगे, कोई लड़की स्पोर्ट्स में है, कबड्डी में है, क्रिकेट में है, स्पोर्ट्स में, कोई भी एथलीट्स में, कुछ भी में भी है, तो वहां पर भी ये दिक्कत हो सकता है। इन सम वुमेन हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर फर्स्ट क्विस्टर। हाइमेन कई बार इतना थिक हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है कि क्विटस के बाद भी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बाद भी ये रप्चर नहीं होता। फिर उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है? हाइमेन को सर्जरी के थ्रू निकलवाना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत करेगा। अगला लाइन भगवान है, एक मानवता के नाते तो खास करके भगवान है। सो द हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। हाइमेन प्रेजेंट हो या फिर एब्सेंट हो, हम कभी भी नहीं बोल सकते कि सामने वाला वर्जिन है या फिर। दे रखा है क्लाइटोरिस, अ हाईली सेंसिटिव ऑर्गन जस्ट लाइक पेनिस, लाइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हो, छोटा सा है ना, लेकिन जब सेक्सुअल एक्टिविटी होता है तो एक क्लियर कट आपको समझ में आएगा, इसका साइज ठीक ठाक हो जाता है। मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। आज यहीं तक, इसके आगे अपन कल बातें करेंगे।